डियर स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश स्वामी। लेसन 14 के पार्ट फर्स्ट के बाद आज अपन चर्चा करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जिसमें जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में अपन ने पादपों के आर्थिक महत्व पर चर्चा की थी। आज अपन जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट फर्स्ट को आपने देख लिया तो अच्छी बात है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट को अच्छी तरह से नहीं देखे तो दी गई डिस्क्रिप्शन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब अपन चर्चा करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में, जिसे एपीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका क्वेश्चन आता है, मौनवस या फिर कॉलोनी किसे कहते हैं। तो जो एक हाइव छाता होता है उसमें एक साथ रहने वाली जितनी भी मधुमक्खियां होती है उसे अपन मौनवस या फिर कॉलोनी के नाम से जानते हैं, जिस प्रकार हमारे मनुष्यों की भी एक कॉलोनी होती है। अब जो मधुमक्खी का परिवार होता है उसमें तीन तरह की मधुमक्खियां होती है। एक होती है रानी क्वीन, एक होती है नर ड्रोन तथा एक होती है श्रमिक कमेरी, जिसे वर्कर के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं रानी मधुमक्खी के बारे में। जो छाता होता है हायु, उसमें रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है। यह पूर्ण विकसित मादा होती है तथा अविकसित मादा श्रमिक के नाम से जानी जाती है। यह सबसे बड़ी और चमकीली होती है। इसकी उम्र 2 से 3 साल तक होती है। इसका कार्य सिर्फ अंडे देना होता है। यह प्रतिदिन औसतन 2500 से 3000 तक अंडे देती है। ये 2 प्रकार के अंडे देती है। एक अंडे से रानी, नर और श्रमिक विकसित होते हैं तथा दूसरे से सिर्फ नर या ड्रोन ही विकसित होते हैं। अब अपन देखते हैं नर या ड्रोन। नर या ड्रोन एक हाइव में इनकी संख्या 250 से 300 तक होती है और मौसम के अनुसार बदलती रहती है। विपरीत परिस्थितियों में कभी कभी इनकी संख्या 0 तक हो जाती है। इनका आकार रानी से छोटा लेकिन श्रमिक से बड़ा होता है। इनकी उम्र 60 दिन तक होती है और इनका कार्य जनन करना होता है और जनन के तुरंत पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट श्रमिक या फिर कमेरी, जिन्हें वर्कर के नाम से भी जाना जाता है, इनकी संख्या हजारों में होती है। इनकी उम्र 2 से 3 महीने तक की होती है और ये अविकसित मादाएं होती है। इनमें जो डंक होता है वो पूर्णतः विकसित होता है, अर्थात आप पे हमला करने वाली जो मधुमक्खियाँ होती है ये श्रमिक ही होती है। इनके कार्य फूलों से रस लाकर शहद बनाना, अंडे बच्चों की देखभाल करना, छत्ते के निर्माण का कार्य करना, छत्ते की सुरक्षा करना और मोम उत्पादित करना होता है। अब अपन देखते हैं कि मधुमक्खी पालन से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो आप ज़्यादातर देखते हैं कि मधुमक्खी पालन किया जाता है वो खेतों के आसपास ही किया जाता है, अर्थात फसल के आसपास ही किया जाता है, क्योंकि मधुमक्खियां परागण की क्रिया आसानी से करती है, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। इसलिए इनका जो पालन है वो खेतों के आसपास ही किया जाता है। इससे हमें शहद, रॉयल जेली और मोम जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब अपन देखते हैं शहद। शहद हमें उच्च ऊर्जा देने वाला एक भोज्य पदार्थ है और ये लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसलिए इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। जब आपको खांसी आती होगी तो घर वाले कहते होंगे कि शहद का सेवन कर ले। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मधुमक्खी पालन है इसे एपीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन देखते हैं कुछ मधुमक्खियाँ, अर्थात सर्वाधिक जो शहद देने वाली मधुमक्खी है वो है एपिस डोरसेटा, जो 36 किलोग्राम तक शहद देती है। फिर आती है एपिस मेलिफेरा, जो 25 से 32 किलोग्राम तक शहद देती है। फिर आती है एपिस सेरेना इंडिका, जो 6 से 8 किलोग्राम तक शहद देती है। अब मधुमक्खी पालन से संबंधित कुछ क्वेश्चन। मधुमक्खी पालन से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? एक का तो पता है मुझे, रॉयल जेली, बाकी आप बताइए। अगला क्वेश्चन, एक मौनवस में कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं? नाम लिखो, तो उनके नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब अपन देखते हैं रेशम कीट पालन, या फिर जिसे सेरिकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। रेशम कीट पालन की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी, अर्थात रेशम से कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया थी वो चीन में हुई थी। तो जब चीन वाले ये कपड़े बना रहे थे तो इंडिया वालों ने 2 डिटेक्टिव भेजे और उनसे कहा कि भाई देख के आओ वहाँ पे ये कपड़े वगैरह रेशम वगैरह कैसे बना रहे हैं। तो इंडिया वाले डिटेक्टिव गए और जब वापस लौट के, तो एक डिटेक्टिव, आपको पता है इंडिया वाले होते तो उस्ताद ये, तो उसने अपने साथ एक रेशम कीट भी वो अपने साथ लेके आ गया। फिर माना जाता है उसी रेशम कीट के आगे अनुसंधान करके उसी से आगे रेशम कीट पालन को बढ़ावा मिला इंडिया में। तो क्वेश्चन ये आता है कि रेशम कीट कहते किसे हैं? तो ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं उन्हें अपन रेशम कीट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट किस वृक्ष की पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये सहतूत की वृक्ष की पत्तियों पर पाले जाते हैं, क्योंकि रेशम कीट होते हैं वो सहतूत वृक्ष की पत्तियों का भोजन ही करते हैं। रेशम कीट की जाति है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशम कीट की कौन सी जाति है? ये बोम्बिकस मोराई जाति के हैं। ऑर्थोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के ये सदस्य हैं। अब रेशम कीट का जीवन चक्र, इससे अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कैटरपिलर किसे कहते हैं, प्यूपा किसे कहते हैं, या फिर साथ में पूछ लिया जाता है कि रेशम कीट का जीवन चक्र समझाइए। तो जो अंडा होता है, अंडे से जो लार्वा बाहर आता है उसे अपन कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। कैटरपिलर होता है उसमें एक जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है जिन्हें अपन रेशम ग्रंथियाँ कहते हैं, क्योंकि इसी लार से रेशम बनती है। जब ये कैटरपिलर होता है ये पूर्ण विकसित हो जाता है
तो इसकी लंबाई 5 गुना तक बढ़ जाती है और यह एक लिक्विड का स्त्रवण करता है जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है। तो आपने देखा कि जो कैटरपिलर होता है जब ये पूर्ण विकसित हो जाता है अर्थात 5 गुना हो जाता है तब इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर तक हो जाती है और उस समय ये भोजन करना बंद कर देता है। और भोजन करने बंद करने के बाद ये अपने चारों ओर रेशम के धागों का स्त्रवण करता है और स्वयं उसमें बंद हो जाता है। उस धागे को अपन खुद के शरीर के चारों ओर लपेटना शुरू कर देता है। जो खुद के शरीर के चारों ओर धागा लपेटता है उस धागे को तो कोकून कहा जाता है और कोकून के अंदर बंद इसका जो शरीर होता है अर्थात जो निष्क्रिय लावा होता है उसे अपन प्यूपा के नाम से जानते हैं। अब अपन देखते हैं जो धागा लपेटा होता है कोकून वो 1000 से 1200 मीटर तक लंबाई का होता है और इसका वजन 1.8 से 2.2 ग्राम का होता है। अब रेशम होता है वो प्रोटीन का बना होता है। रेशम के अंदर का भाग फाइब्रिन का और बाहरी भाग होता है वो सेरिसिन प्रोटीन का बना होता है। अब अपन देखते हैं रेशम कीट पालन से संबंधित कुछ क्वेश्चन। रेशम कीट पालन को किस नाम से जाना जाता है? रेशम कीट की जाति का नाम बताइए और कैटरपिलर किसे कहते हैं? तो राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स नाउ। अब अपन आगे देखते हैं लाख कीट संवर्धन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही आता है लाख कीट होते हैं उसमें जो लक्ष्य ग्रंथियाँ होती है मुंह में उसके द्वारा जो रालदार पदार्थ होता है उसी को लाख कहते हैं। लाख रेजिन युक्त रालदार पदार्थ होता है अर्थात इसमें रेजिन भी पाया जाता है। अब अपन देखते हैं लाख संवर्धन किसे कहा जाता है। तो यदि लाख का व्यापार करने के लिए अगर आप लाख कीटों का पालन कर रहे हैं तो उसे अपन लाख संवर्धन कहेंगे। लाख का व्यापार करने के लिए यदि आप लाख कीटों का पालन करते हो तो उसे अपन लाख संवर्धन कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाख कीट का वैज्ञानिक नाम होता है लेसिफर लेका। अब इसके जो कीट होते हैं ये भी क्या करते हैं स्वयं द्वारा जो स्रावित लाख होता है उसके आवरण होता है उसके अंदर ही रहते हैं। ये दो प्रकार के कीट होते हैं, नर कीट और मादा कीट। नर कीट होते हैं वो मादा से छोटे होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, निम्फावस्था में लाख उत्पन्न करते हैं अर्थात जो अंडा होता है उससे 6-7 सप्ताह के पश्चात ये बाहर निकलते हैं, उस अवस्था को निम्फावस्था कहते हैं। मादा कीट नर से बड़ी होती है और गहरे लाल रंग की होती है और ये अधिक लाख उत्पन्न करती है। ये जो लाख कीट होते हैं ये मुलायम शाखाओं से चिपककर उसका रस चूसना शुरू करते हैं और शरीर के चारों ओर लाख बनाना शुरू करते हैं। लाख उत्पादन की 2 विधियाँ, एक है पुरानी देसी विधि और एक है आधुनिक विधि। पुरानी देसी विधि प्राचीन और अवैज्ञानिक है। इसमें क्या किया जाता है जो लाख का पौधा होता है उसको काट कर लाख इकट्ठी की जाती है जिससे क्या होता है आगामी फसल होती है उसको नुकसान होती है। लेकिन जो आधुनिक विधि है उसमें नई और वैज्ञानिक विधि है। इसमें लाख होता है वो बारी बारी निकाला जाता है जिससे आगामी फसल होते है उसको इतना ज़्यादा घाटा या फिर हानि नहीं होती। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाख अनुसंधान केंद्र है वो भारत में कहाँ है? तो उसका नाम है भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र। ये रांची बिहार में स्थित है। अब क्वेश्चन आता है कि लाख के क्या क्या उपयोग है? तो लाख से पॉलिश करने में इसका उपयोग किया जाता है, मोहरे बनाने में किया जाता है, चूड़ियाँ बनाने में और सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उसमें खाली स्थान भरने के लिए किया जाता है। लाख कीट होते हैं वो किस वृक्षों पर पाले जाते हैं? ये बेर, पीपल, बबूल, शीशम के वृक्षों पर पाले जाते हैं। अब लाख कीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लेसिफर तो याद है, बाकी आप खुद जानते हो। अगला क्वेश्चन है लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कमेंट में जल्दी से आंसर दीजिए। अब आता है मछली पालन। तो जो मछली होती है वो प्रोटीन से युक्त, उच्च पोषक युक्त और आसानी से पचने वाला भोज्य स्रोत है अर्थात मछली हमारे संतुलित भोजन के रूप में अपन देख सकते हैं इसको। मछलियों का उत्पादन होता है वो खारे जल की तुलना में मीठे या फिर लवणीय जल में अधिक होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मछली की प्रजाति हैं, मछली की जो देसी प्रजाति हैं वो है रोहू, कतला, मृगल और विदेशी प्रजातियाँ वो है तिलेपिया, थाई मांगूर और कॉमन कोप। तो खाली अंगूर, खाई अंगूर, थाई मांगूर। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मछली पालन की जो प्रजातियाँ हैं मछली की देसी और विदेशी, तो देसी प्रजातियाँ रोहू, कतला, मृगल तथा विदेशी प्रजातियाँ वो तिलेपिया, खाई अंगूर और कॉमन कोप। अब अपन आगे देखते हैं मछली पालन के लिए जो अपन जलाशय बनाते हैं उसको बनाते समय अपन को जो ध्यान देने योग्य बातें वो क्या क्या होनी चाहिए। जो जलाशय है उसमें चिकनी मिट्टी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। जलाशय का तापमान ना तो ज़्यादा कम और ना ज़्यादा अधिक होना चाहिए अर्थात उचित मात्रा में होना चाहिए। जो जल का प्रवाह है वो भी उपयुक्त हो और जल में ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी पर्याप्त हो। आपको पता है जो जलीय जीव होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी से श्वसन करते हैं, तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो पर्याप्त होनी चाहिए।
अब जो मछली का भोजन है वो क्या होता है, अनाज के टुकड़े होते हैं, गेहूं की चापड़, चावल की भूसी और छोटे छोटे जो जलीय जीव और पादप होते हैं वो मछली का भोजन बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है। पशुपालन किसे कहते हैं? तो कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें अपन पालतू पशु होते हैं उनके भोजन के बारे में, आवास के बारे में, स्वास्थ्य, प्रजनन, इनके बारे में जब अध्ययन करते हैं उसे ही अपन पशुपालन कहते हैं। अब पशुओं की कुछ नस्लें हैं, जैसे कि भैंस की नस्लें, भैंस, मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाना, सूरती और बदावरी, ये भैंस की नस्लें हैं। जैसे आप याद करने के लिए इनको कर ही सकते हो, भैंस बोलते कैसे, मुर्रा मुर्रा, और इसने जाफरी खा रखी है, नशा करती है, और ये कहती है मैं साणी हूँ। फिर आप लोग कहते हो सूरत देख खुद की, बदावरी एकदम बद्दी, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। फिर आती है गाय की नस्लें। गाय की नस्लें हैं देवकी, साहिवाल, सिंध, गिर, हरियाणवी। इसको आप याद करने के लिए कह सकते हो कि देवकी साहिवाल नाम की लड़की थी, वो सीधी सीधी गिर गई कहाँ, हरियाणा में। अब अपन देखते हैं बकरी की नस्लें। तो बकरी है वो री बहुत ज़्यादा करती है, इसलिए इनकी जो नस्लें हैं उसमें भी री बहुत है, जैसे सिरोही, बारबरी, जमनापरी, कश्मीरी, पश्मीना। अब अपन कुछ आगे देखते हैं, कुक्कुट पालन या फिर मुर्गी पालन किसे कहा जाता है? तो मांस और अंडे की प्राप्ति के लिए मुर्गी को पालना ही कुक्कुट पालन या फिर मुर्गी पालन के नाम से जाना जाता है। मुर्गी का जो भोजन होता है वो होता है मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं और ज्वार। अब कुछ क्वेश्चंस, मछली की देसी और विदेशी प्रजातियों के दो नाम मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। पशुपालन किसे कहते हैं और भैंस और गाय की किस्मों के नाम, तो मुर्रा और देवकी, आगे आप जल्दी से कमेंट कीजिए। अब आती है आपकी भेड़। तो भेड़ के बालों से ऊन तैयार की जाती है, और जो ऊन का रंग होता है वो भेड़ की प्रजाति कौन सी है और उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि ऊन का रंग कैसा होगा। अब भेड़ की नस्लें वो देखो, लोही, नली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। जैसे कि याद रखने के लिए आप कह सकते हो, लोहे की नली से मारी तो वो पाटे की तरह सीधी हो गई। अब अपन आगे देखते हैं, कोरल या प्रवाल भित्तियाँ समुद्र में आप देखते ही हैं नीचे ही नीचे आधार पे। तो कोरल या फिर प्रवाल भित्तियाँ क्या होती है, जो निवही पोलिप जंतु होते हैं, निवही मतलब जिनका कोई वंश नहीं होता, निवही पोलिप जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक कंकाल स्त्रावित करते हैं, जिसे अपन कोरल या प्रवाल कहते हैं। तो निवही पोलिप जंतु होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक कंकाल स्त्रावित करते हैं, जिसे अपन कोरल या फिर प्रवाल कहते हैं। ये एंथोजोआ वर्ग के द्वारा स्त्रावित होता है। तो ये बार बार क्या करते हैं, मुकुलन करते हैं। जैसे आप ईस्ट में देखा था, ईस्ट में मुकुलन करके वो नया जीव बना लेता है, वैसे ही ये प्रवाल भित्तियाँ क्या करती है, लगातार मुकुलन करती है और चूनेदार टीले के समान रचनाएं बना लेती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रवाल भित्तियाँ। अब अपन देखते हैं मोती या फिर मुक्ता संवर्धन। मोती या फिर मुक्ता संवर्धन में ये मोलस्का संघ के जंतुओं से प्राप्त होती है। इनसे अपन को 3 प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती है, बटन, मोती और कोड़ी। अब क्वेश्चन आता है, मुक्ता या फिर मुक्ता या मोती संवर्धन किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम तकनीक के माध्यम से सीपियों को पालकर उनसे मोती प्राप्त करना ही मुक्ता या मोती संवर्धन कहलाता है। वेरी इजी, कृत्रिम तकनीक के माध्यम से सीपियों को पाला और उनसे मोती प्राप्त करना ही मुक्ता या मोती संवर्धन कहलाता है। अब जो मोती होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, मूल्यवान रत्न होते हैं, प्राइस सफ़ेद होते हैं, चमकीले होते हैं और गोलाकार होते हैं। अब क्वेश्चन बनता है इनसे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कि सबसे उत्तम मोती कौन से हैं और ये किन से प्राप्त होते हैं? तो सबसे उत्तम मोती है वो समुद्री ओयस्टर से प्राप्त होने वाले लिंगा मोती है, वो सबसे ज़्यादा उत्तम मोती माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा कीमती भी माने जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अति सुंदर, आकर्षक और मूल्यवान मोती होते हैं वो किससे मिलते हैं? वो मिलते हैं मुक्त ओयस्टर से। और एक बात और ध्यान में रखने योग्य बात है, स्वच्छ जल के मोती होते हैं वो कम मूल्यवान होते हैं, अर्थात ज़्यादा कीमत नहीं रखते। अब कुछ छोटी छोटी बातें या फिर जंतुओं के अन्य महत्व के बारे में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट भी यही है कि जो कीटों के शरीर, कीटों नहीं है, जो कैक्टस पौधा होता है उस पर रहने वाले कीट होते हैं, उनके शरीर से टेनिन और कोकिनोल नामक रंग प्राप्त किए जाते हैं। इनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है, तो लड़कियां ज़्यादा ध्यान रखिए।
कि जो कैक्टस नाम का पौधा होता है उस पे जो रहने वाले कीट होते हैं उनसे टैनिन और कोकिनोल नामक रंग प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। फिर अपमार्जक का कार्य करने वाले कीट कौन से हैं? दीमक हो गया, तिलचट्टा हो गया, क्योंकि ये मरे हुए जानवर और पौधे होते हैं उनको खाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अपमार्जक वाले कीट कहा जाता है। तो दीमक और तिलचट्टा याद रखें। फिर ब्लिस्टर मृगों से कैंथराइडिन औषधि प्राप्त होती है। उपयोग क्या किया जाता है? बालों को झड़ने से रोकना। इन्हें बॉयज़ ज़्यादा याद रखें क्योंकि उन्हीं के बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो ब्लिस्टर मृगों से कैंथराइडिन औषधि प्राप्त होती है। इनका उपयोग बालों को झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। फिर ये तो आपको पता ही है कि मधुमक्खी से अपन को शहद प्राप्त होता है। शहद का उपयोग खांसी ठीक करने में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, कोचिनिल कीट होते हैं, इनसे अपन को कार्बनिक एसिड प्राप्त होता है, जिनका उपयोग कुकर खांसी और सिर की तंत्रिका पीड़ा ठीक करने में किया जाता है। तो इनसे कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सौंदर्य प्रसाधनों में किन रंगों का उपयोग किया जाता है, तो टैनिन और कोकिनोल, या फिर इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि टैनिन और कोकिनोल रंग है, इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सौंदर्य प्रसाधनों में। क्वेश्चन आ सकता है अपमार्जक का कार्य करने वाले कीट कौन कौन से हैं? दीमक, तिलचट्टा। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि कैंथराइडिन औषधि वो किन से प्राप्त होती है, क्या उपयोग होते हैं, तो ये ब्लिस्टर मृगों से प्राप्त की जाती है और इनका उपयोग बालों को झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। और कोचिनिल कीट से अपन को कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, इसके क्या उपयोग है, तो कोचिनिल कीट से अपन को कार्बनिक अम्ल प्राप्त होता है, इसका उपयोग कुकर खांसी और सिर की तंत्रिका ठीक करने में किया जाता है। अब ये तो आपको पता ही है कि भोजन के रूप में किन किन जंतुओं का उपयोग किया जाता है, अर्थात किन किन जंतुओं को खाया जाता है। मेंढक, मछली, सांप, छिपकली आए जिसे पकड़ के खा जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है परागण में सहायक कौन कौन से हैं, ये तो आपको भी बताया मधुमक्खी के बारे में, और कुछ और है, तितली, चींटी, मधुमक्खी और भृंग, जिसे भंवरे के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए, सबसे उत्तम मोती कौन से होते हैं तथा ये किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो जल्दी से आंसर दीजिए। मुक्ता संवर्धन किसे कहते हैं? कैंथराइडिन औषधि किससे प्राप्त की जाती है और इसके क्या उपयोग है? प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? तो इसका आंसर तो बॉयज़ ज़्यादा याद रखेंगे, तो जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका लेसन 14 यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। जल्द ही अगला लेसन करेंगे अपन। थैंक यू।